दूसरी बात यह है कि आपके विला के ठीक नीचे एक नदी बह रही है जिसका पानी हरा है। अगर आपके विला को पहाड़ की चोटी से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि आपका विला किसी बड़े हरे मोती के मुंह में जा रहा है। नक्श ने अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, बहुत खूब, आप काफ़ी अमेजिंग हैं। मैंने भी ऐसा कुछ सुना और मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे यहाँ बिजनेस करना चाहिए। इस जगह पर मेरा बिजनेस बूम होगा। चौंकते हुए कमल ने कहा। यह सुनते ही नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। मिस्टर कोठारी, लेकिन मेरे हिसाब से पिछले कुछ सालों से आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना? तुम्हें ये भी पता है? शॉक्ड होते हुए कमल ने नक्श की ओर देखा। कमल बहुत ही सुपरस्टिशियस था। यही वजह है कि उसने अपने दोस्त की सारी बातों पर भरोसा किया। जब वो शुरू में यहाँ रहने आया तो उसका बिजनेस तरक्की पर तरक्की करता गया, लेकिन पिछले 3 सालों से ऐसा लगा जैसे मानो उसका गुड लक कहीं खो सा गया है। उसके बिजनेस में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी थी। नक्श ने धीरे से अपना सर हिलाया और खिड़की खोलते हुए एक आईने की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला, मिस्टर कोठारी, मुझे लगता है कि यह मिनर आपने यहाँ आने के बाद लगाया है ना? वो मिनर मुझे मेरे दूसरे दोस्त ने दिया था। उसने कहा था कि ये एक एंटीक मिनर है और हादसों से मुझे बचाएगा। कमल ने शक करते हुए पूछा, क्या इस मिनर की वजह से वास्तु में दोष तो नहीं आ गया? नक्श ने फिर से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ये सच है कि वो मिनर एंटीक है, लेकिन उसे जहाँ रखा गया है वो जगह गलत है। वो आपके सारे गुड लक को रोक रहा है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पहाड़ पर जा रहा है। आपको बस उसे उस जगह से हटाने की ज़रूरत है। थोड़ा साइड में कर दीजिए बस, फिर काम हो जाएगा। यह सुनकर अचानक से कमल को एहसास हुआ, मिस्टर नक्श, आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू। मुझे तो लग रहा था कि पिछले 3 सालों से मेरी ही किस्मत खराब चल रही है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका कोई रास्ता भी निकल सकता है। आपको मेरी इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। जेनेरियस होते हुए नक्श ने कहा, चलिए तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कमल ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, आपने अभी अभी पिल ली है, उसका असर होने दीजिए और ताकत के मज़े लीजिए। बस किसी को बोलकर मुझे हॉस्पिटल छुड़वा दीजिए। नक्श ने भी पूरी इज्जत का मान किया और गुड बाय बोलते हुए उस विला से बाहर चला गया। जब नक्श हॉस्पिटल तक जितेन भाई को होश आ गया था, जानकी उनके पास बैठकर उन्हें दलिया खिला रही थी। नक्श को देखकर डॉक्टर सुजाता तुरंत ही खड़ी हो गई। नक्श, तुम आ गए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नक्श ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। मैं तुम्हारे पापा की कंडीशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, साथ ही साथ ये भी चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी किसी और मदद की ज़रूरत तो नहीं है। यह बोलने के बाद अचानक से सुजाता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चलो, अब तुम आ गए हो तो मैं चलती हूँ। सुजाता का रिएक्शन देखकर नक्श और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। उस कमरे से जाते हुए सुजाता अचानक से पीछे मुड़ी और नक्श को देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या वाकई में इतना खतरनाक है? उसी समय अचानक से जितेन भाई ने कहा, नक्श, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पापा, भले ही कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना हो, लेकिन आपके ठीक होने से पहले हम किसी भी बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स नक्श जानता था कि जितेन भाई किस बारे में बात करना चाहते थे। हालांकि इस बार नक्श भानुशाली परिवार के साथ पोलाइट नहीं होना चाहता था, वो उन्हें सबक सिखाना चाहता था। जब जितेन भाई ने ये सुना तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो रात बहुत जल्दी निकल गई। अगली सुबह डॉक्टर सुजाता ने जितेन भाई और जानकी के लिए नाश्ता भेज दिया था। वो तो नक्श के लिए भी भेजने वाली थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही नक्श वहां से निकल गया था। कल रात जब नक्श के दादा यशवर्धन को उस कांड के बारे में पता चला, जो किसी काम के सिलसिले से मुंबई शहर से बाहर थे, तो उन्हें कनिका और उनके बेटे कुणाल पर अलग ही लेवल का गुस्सा आया। हालांकि उन्होंने कनिका और कुणाल को कॉल नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन दोनों से खुश नहीं थे। उन्होंने दर्पण से कहा कि वो इस मामले को शांति से निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका पोता नक्श परिवार को कभी डूबने नहीं देगा। आज सुबह भानुशाली परिवार के विला में दर्पण भानुशाली
अपनी जगह पर बैठे थे। भानुशाली परिवार के बाकी लोगों के चेहरे काफी उखड़े हुए थे। सुबह सुबह सभी लोग ऐसे इकट्ठे हुए जैसे मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हों। जैसे ही नक्श ने उस हॉल में एंट्री ली, वैसे ही कुणाल किसी बंदर की तरह लपकते हुए बाहर आया और बोला, तुम्हारे में तो वाकई में शर्म नहीं है। अपना मुंह लेकर फिर आ गए। तुम्हारे अंदर भी भानुशाली परिवार का खून दौड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने ही परिवार को डुबाने पर तुले हो। कुणाल की आंखों में नक्श के प्रति नफरत दिखाई दे रही थी। तुम्हारे नाम के पीछे भानुशाली हट जाना चाहिए। तुम इस परिवार के लायक नहीं हो। हाँ, हमारा भानुशाली परिवार तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। चले जाओ यहाँ से। भानुशाली परिवार के लोगों की डांट खाने के बाद भी नक्श के चेहरे के हाव भाव में कोई चेंज देखने को नहीं मिले, बल्कि उसने अपने चाचा दर्पण की ओर देखते हुए कहा, चाचू, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं आऊँगा, मैं आ गया। एक दिन भी निकल चुका है। क्या पैसा तैयार है? नक्श ने सोचा था कि उसके दादाजी भी आज मौजूद होंगे, लेकिन जब उसे वो कहीं दिखाई नहीं दिए तो उसने दर्पण से बात करना ठीक समझा। नक्श की बात सुनकर पूरे हॉल में तरह तरह की बातें होने लगी। नक्श, क्या तुम भानुशाली परिवार के वंशज नहीं हो? क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से तुम आसानी से बिजली की चपेट में आ सकते हो? उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? ये सब सुनकर दर्पण का शरीर कांपने लगा। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए उसने सभी को काम डाउन रहने के लिए कहा। नक्श, क्या तुम वाकई में भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट होता हुआ देखना चाहते हो? डिस्परेट अंदाज में दर्पण ने कहा। हालांकि नक्श के दिए हुए उन 8,000 करोड़ रुपयों ने भानुशाली परिवार को उस क्रिसिस से बाहर निकाला था। अब अगर उन्होंने नक्श को वो रुपए वापस किए तो भानुशाली परिवार का फाइनेंशियल चैन फिर से बिखर जाएगा और इस बार उसका इम्पैक्ट पहले से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। नक्श, तुम भानुशाली परिवार के मेंबर हो। तुम हमारा खून हो। दर्पण ने दुख जताते हुए कहा। भानुशाली परिवार? यह बोलते हुए नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हालांकि असल मायनों में वो मुस्कान मुस्कान नहीं थी, बल्कि नक्श अपने आप को नीचा दिखा रहा था। चाचू, आपको मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। 7 साल पहले दादाजी ने मुझे इस परिवार से बाहर निकाल दिया था। आप यहाँ मौजूद किसी से भी पूछिए, कौन है जो मुझे भानुशाली परिवार के मेंबर की तरह देखता है? कोई है? यह सुनकर दर्पण का चेहरा नीचे झुक गया। उसे समझ आ रहा था कि वो नक्श के सवाल का क्या जवाब दे। जब मेरे पापा बेहोश हो गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो भानुशाली परिवार में से कोई उन्हें एक बार भी देखने नहीं आया। यह बोलते हुए नक्श की आंखें गुस्से से लाल हो गई। चूंकि भानुशाली परिवार के लोग इतने एरोगेंट हैं तो बस मुझे मेरे 8,000 करोड़ रुपए वापस कीजिए। नक्श, तुम्हें पता है ना कि ये सब करके तुम भानुशाली परिवार को आग के मुंह में डाल रहे हो। अंतिम नक्श के करीब आया और नक्श के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंतिम, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह 7 साल पहले तुम मेरे साथ खड़े थे, नक्श ने धीमी आवाज में कहा, उसी तरह तुम आज भी मेरा साथ दोगे। क्या हम इस मामले को आपस में सुलझा सकते हैं? क्या कुछ नेगोशिएशन हो सकते हैं? जब दर्पण को लगा कि बात इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है तो उसने मामले को अलग तरीके से सुलझाना चाहा। चाचू, आप इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप चाहते हो कि ये लोग मेरी इसी तरह इंसल्ट करें? मेरी बुआ और उनका बेटा मेरे पापा की इस तरह इंसल्ट करे कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आ जाए? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। यह सुनकर दर्पण ने एक गहरी सांस ली। उसे अच्छे से पता था कि इस बार कनिका और उसके बेटे कुणाल ने सारी हदें पार कर दी है। यह परिवार के जीने और मरने का मामला है। मैं इस मैटर में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैंने तुम्हारे दादाजी को कॉल करके जल्दी से जल्दी मुंबई आने के लिए कह दिया है। धीमी आवाज में दर्पण ने कहा, जब तुम्हारे दादाजी यहाँ आ जाएंगे तो हम उनके सामने डिस्कस करेंगे। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? जब समय आएगा तो या तो तुम हमारे सारे शेयर्स बेच देना या फिर भानुशाली परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ये डिसीजन करने का मौका तुम्हें ही मिलेगा। दादाजी, यह सुनते ही नक्श की आंखों में अचानक से एक कॉम्प्लिकेटेड लुक आ गया।
नक्श ने जैसे तैसे एग्री करते हुए कहा ठीक है। उसके बाद नक्श ने अंतिम की ओर देखा। जब उसे अंतिम की आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाई दिया तो नक्श ने एक गहरी सांस ली और उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श यहाँ से जाने के बाद फिर कभी वापस मत आना, कुणाल ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अच्छा होगा कि तुम बाहर ही मर जाओ, हमारे परिवार की शांति और सुकून को तुम्हें डिस्टर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के साथ भानुशाली परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। भानुशाली परिवार के लोगों के मुंह से इंसल्ट सुनकर जैसे तैसे नक्श ने जबरदस्ती की मुस्कान को अपने चेहरे पर उतारा और डिफ़िकल्टी के साथ अपने थूक को गले से नीचे उतारते हुए मन ही मन सोचा, पैसों के आगे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। लेकिन क्या वाकई में नक्श भानुशाली परिवार को बैंकरप्ट करना चाहता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस वो तो ये चाहता है कि भानुशाली परिवार के लोग उससे और उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगे, खासकर कनिका और कुणाल। लेकिन कुणाल का रिएक्शन देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। शायद उसे कुछ भी गलत लग ही नहीं रहा था। जैसे ही नक्श अपनी कार में बैठा, वैसे ही उसका फ़ोन बजा। कॉल अनीका का था और इस समय नक्श इतना सटिस्क था कि उसे अपने आसपास के माहौल को बदलने की ज़रूरत थी। हाँ बेबी, क्या हाल है? अपने मूड को और अपने गले को ठीक करते हुए नक्श ने कहा। नक्श, तुम कहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, मैसेज किया, एक का भी जवाब नहीं। मुझे टेंशन हो रही थी यार। फ़ोन के दूसरी तरफ से अनीका की आवाज़ आई। मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मैं वापस आने का सोच रहा हूँ। नक्श ने धीमी आवाज़ में कहा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूँगी। उसके बाद तुम्हें मुझे बाहर लेकर जाना होगा। थोड़े हेसिटेशन के साथ अनीका ने कहा। ठीक है बीबी। यह बोलने के बाद नक्श ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद नक्श ने सोचा कि उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए वैसे भी हॉस्पिटल में डॉक्टर सुजाता है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नक्श ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और सीधा सूरत के लिए निकल गया। जब नक्श अपने स्टार विला पहुंचा तो अनीका और उसकी दोस्त प्राची दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। बीबी, मैं वापस आ गया, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो पहले हम वॉक पर चलते हैं, उसके बाद शॉपिंग, और आज की मेरी सारी शॉपिंग का सामान तुम ही उठाओगे, अनीका ने खुश होते हुए कहा। जब से राहुल बिंद्रा ने जावेरी परिवार के वो 60% शेयर्स अनीका के नाम किए, तभी से जावेरी परिवार का पूरा एटीट्यूड अनीका के प्रति 180 डिग्री के एंगल में बदल गया था। ठीक है, मुस्कुराते हुए नक्श ने अनीका का बैग अपने हाथ में ले लिया। साथ ही साथ नक्श ने प्राची की ओर अपना हाथ बढ़ाया जिससे वो भी अपना बैग नक्श को दे दे। लेकिन प्राची में इतनी हिम्मत कहाँ थी। लेकिन जब नक्श ने उसे आंख दिखाई तो उसने तुरंत ही अपना बैग नक्श को दे दिया था। नक्श और अनीका कहाँ जाने वाले थे? क्या उस जगह भी कोई कांड होने वाला था? कैसा कांड? अब क्या नया धमाका होगा? क्या नक्श अपने पेरेंट्स के बारे में अनीका से बात करेगा? अनीका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या होगा जब नक्श के दादाजी वापस आएंगे? जैसा नक्श चाहता है क्या वैसा होगा? क्या भानुशाली परिवार के लोग माफ़ी मांगेंगे? लेकिन क्या इससे नक्श को और उसके पेरेंट्स को कभी इज्जत मिल पाएगी? तो फिर क्या नक्श अपना प्लान बदलेगा?